तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंग्रेजी अर्थात इंग्लिश के टॉप एमसीक्यूज लेकर आ रहा हूं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें सारे के सारे सिलेबस कवर होने वाले हैं। आप किसी भी टॉपिक की तैयारी करें, सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो आपका सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने पर ही सारे के सारे सिलेबस कंप्लीट होने वाले हैं। और इसी प्रकार से कंटिन्यू मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं जो है प्रश्न के डिटेल्स भी दूंगा। तो आपको सिर्फ 20 एमसीक्यू में 100 एमसीक्यूज के बराबर कंटेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप वर्ड आया वर्ड बॉय की तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं या आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की ओर। सेट नंबर आज पहला है। इसी प्रकार से 10 प्रैक्टिस सेट कम से कम मैं कराऊंगा। आपका संपूर्ण सिलेबस सिर्फ प्रैक्टिस सेट में ही हो जाएगा, आप आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड थोड़ा साउंड आ सकता है क्योंकि अभी वर्तमान में नवरात्रि का पर्व चल रहा है और आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो माता का भजन चल रहा है तो शायद उनकी साउंड यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए कमेंट बॉक्स पर सब जल्द से जल्द लिख दीजिए जय माता दी, क्योंकि नवरात्र का पर्व है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया गया है इस शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, तो ये शब्द दिया है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग शब्द का विलोम अर्थात एंटोनिम्स चुनिए। ये बोलता है एंटोनिम्स मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। तो देखिए ऑप्शन दिया है वीक, पावरफुल, ब्रेव और हार्ड। तो देखिए अपोजिट या एंटोनिम्स या साइनोनिम्स आपको जानने के लिए इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, है ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बोलते हैं ना। तो देखिए ऑप्शन में देखिए वीक का मतलब क्या होता है, तो वीक का मतलब होता है कमजोर। तो सीधा ताकतवर का उल्टा या फिर अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कमजोर। ठीक है, इस प्रकार से आपको सिर्फ अपोजिट निकालना है। वहीं पावरफुल का मतलब क्या होता है, ये भी ताकतवर होता है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ठीक है, और हार्ड का मतलब होता है कठोर। तो आपका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वीक। चलिए और इसके बारे में और जानकारी मैं देता हूं। देखिए कौन कौन से मेन जो एंटोनिम्स है पूछे जाते हैं। तो गुड यानी अच्छा होता है, तो इसका अपोजिट हो जाता है बैड यानी बुरा। ठीक, हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड। रिच यानी अमीर का हो जाएगा पुअर, गरीब। हॉट यानी गर्म का हो जाएगा कोल्ड यानी ठंडा। डे यानी दिन का हो जाएगा नाइट यानी रात। और फास्ट का मतलब तेज हो और अपोजिट हो जाएगा स्लो, धीमा। देखिए इसी प्रकार से मैं विभिन्न प्रैक्टिस सेट में सारे नोट्स दूंगा। तो आपका अपोजिट वर्ड, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी है ना, सीधा ये प्रैक्टिस सेट में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं एमसीक्यूज के साथ उसका थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपके कितने अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए, दिए गए शब्द का सही समानार्थक मतलब होता है साइनोनिम्स। ठीक है, साइनोनिम्स आपको एक क्वेश्चन में पूछा जाएगा। साइनोनिम्स का मतलब होता है जिसके अर्थ समान होते हैं, है ना। तो देखिए स्टार्ट का आपको साइनोनिम्स बताना है। तो देखिए स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देख के बताना है कि किसका और अर्थ शुरू करना ही होता है। ऑप्शन ए दिया है एंड। एंड का मतलब होता है खत्म करना, ये साइनोनिम्स नहीं है, तो एंटोनिम्स हो गया। बी दिया है बिगिन। तो बिगिन का मतलब होता है दोस्तों शुरू करना, शुरू करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर साइनोनिम्स करेक्ट होगा। सी दिया है स्टॉप। स्टॉप का मतलब भी क्या होता है, रोकना। ठीक है, और क्लोज, क्लोज का मतलब वो करना होता है बंद करना। तो इसीलिए आपको स्टार्ट का जो साइनोनिम्स हो जाएगा अर्थात समानार्थक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिगिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नोट्स देख लेते हैं। अन्य साइनोनिम। तो साइनोनिम का मतलब क्या होता है, वे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक जैसा होता है, ये क्या कहलाते हैं, साइनोनिम्स कहलाते हैं। तो देखिए जैसे अन्य शब्दों का देखते हैं, बिग, बिग मतलब बड़ा। तो लार्ज, लार्ज मतलब भी विशाल या बड़ा ही होता है। वहीं स्मॉल मतलब होता है छोटा। तो छोटा, टाइनी को भी तो छोटा बोलते हैं, टाइनी भी होता है छोटा। ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर, उसी प्रकार से प्रीटी, प्रीटी यानी भी प्यारा या सुंदर। हैप्पी का मतलब होता है खुश, वैसी जॉयफुल, जॉयफुल का मतलब आनंदित या खुश होना।
सैड का होता है दुखी, और अनहैप्पी का भी होता है दुखी या नाखुश, है ना। ये सभी साइनोनिम्स है, सबके अर्थ समान है। करेक्ट, करेक्ट का होता है सही, ठीक उसी प्रकार से राइट का मतलब भी सही या उचित होता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक प्रश्न के पीछे मैं लगभग 8 से 10 प्रश्न करा दे रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए, अब सही आर्टिकल्स ए एन द से खाली स्थान भरिए। देखिए आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन और द। ठीक है, तो यहां पर दिया है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन, तो ब्लैंक की जगह में क्या आएगा। तो देखिए आपको मैं क्विक में बता देता हूं, ए कब लगता है, एन कब लगता है और द कब लगता है। ए जो लगता है ये व्यंजन के सामने लगता है, ठीक है, व्यंजन। एन लगता है, एन लगता है स्वर के सामने, ठीक है, और जो द लगता है ना, ये विशेष पर्सन, विशेष जो चीजें हैं उसके ऊपर लगता है। आगे मैं नोट्स दूंगा। तो देखिए यहां पर ही इज ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, जहां पर एच साइलेंट होता है इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। तो देखिए हमको हिंदी अक्षर के स्वर को देखना है, अ आ ई उ ओ ओ, ठीक है, ना कि इंग्लिश के। ठीक है, तो देखिए हिंदी अक्षर के स्वर का अगर मैं देखूं तो आ गया, तो आ गया, तो स्वर के पहले क्या लगता है बोला मैंने, एन लगता है, तो ही इज यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन करेक्ट होगा। देखिए आगे मैं नोट्स भी बताता हूं। देखिए रूल्स ऑफ आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए ए का प्रयोग कब होता है, ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो व्यंजन की ध्वनि से शुरू होते हैं। देखिए व्यंजन की ध्वनि से शुरू होना है हमको, ठीक है। जैसे बॉय, अ बॉय, तो ब आया, तो ब हिंदी में क्या है, व्यंजन है, ब व्यंजन है, तो इसलिए व्यंजन के पहले ए लगाए। अ कार आया, तो का भी क्या है, व्यंजन है। अ यूनिवर्सिटी, तो यू, यह भी क्या है, क्या है, व्यंजन है। लेकिन अगर आप हिंदी में इंग्लिश में देखें ना, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो यू दिखा है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो स्वर है, तो चलिए भैया हम एन लगा देते हैं। तो नहीं, हमको इंग्लिश के अनुसार नहीं, हम लोग को बोलने के अनुसार लेना है कि हिंदी में हम उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, और यूनिवर्सिटी में यह आता है, तो यह क्या है, एक व्यंजन है, इसीलिए हमने क्या लगाया, ए लगाया। ठीक है, अब चलिए एन का प्रयोग। एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो स्वर अर्थात वॉवेल या फिर क्या है, अ आ ई उ री और ए ओ की ध्वनि से शुरू होते हैं। तो जैसे एन एप्पल, देखिए एन एप्पल, ए से हो रहा है एप्पल। एन एलिफेंट, तो देखिए ए की स्वर आ रही है। एन और, इसको क्या बोलते हैं, और एच साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी में कंफ्यूज हो रहे थे, तो एक होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने में भी क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब हिंदी का स्वर आ रहा है, इसीलिए हम क्या लेंगे, इसमें सामने में एन लेंगे, तो एन अम्ब्रेला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी होगा। अब आप समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पर बताया गया है हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, एच साइलेंट होता है ना, और जो कि ओ अर्थात स्वर से शुरू होता है, इसीलिए एन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है, द का प्रयोग, द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए होता है। जैसे द सन, द गंगा, द ताजमहल। देखिए आर्टिकल की आपको सेपरेट क्लास चाहिए तो भी आप बताइए कमेंट करके, तो मैं सेपरेट क्लास भी लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है, सही वर्तनी अर्थात सही स्पेलिंग वाले शब्दों को पहचानिए। यहाँ पर नंबर 4 की ओर यहाँ पर बोला गया है सही वर्तनी अर्थात स्पेलिंग वाले शब्दों को पहचानना है। ठीक है, दिया है कि ये सभी चारों के चारों ग्रामर के स्पेलिंग है। ग्रामर आप बार बार इंग्लिश में सुनते होंगे, फिर भी यहाँ पर गलत करेंगे। कैसे, ऑप्शन ए में दिया है ग्रामर की स्पेलिंग, बी में दिया है, सी में दिया है, डी में दिया है, तो कौन सी ग्रामर की स्पेलिंग सही है, आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR। ठीक है, तो इस प्रकार से और मैं शब्द दूंगा, उसकी स्पेलिंग आपको रट लेनी है, बार बार वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखिए
बिलीव की स्पेलिंग BELIEVE ये होता है, तो आपको IE के जगह में EI लिख दिया जाता है। तो देखिए IE यहाँ पर है तो EI लिख के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अब बताओ इसकी स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पर IE आपको याद रखना है। फिर है नेसेसरी की स्पेलिंग होती है NECESSARY, है ना। यहाँ पर S के जगह में C लिख दिया जाता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। सेपरेट SEPARATE, ठीक है, तो सेपरेट में क्या लिखा जाता है SEPERATE, इस प्रकार से लिख दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको टुमारो, है ना, इसमें M और R में कंफ्यूजन होता है, इसको आपको याद रखना है। एड्रेस, एड्रेस में D और S में वो होता है ना, एड्रेस में कहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब यहाँ पर D डबल आता है कि सिंगल आता है, S डबल आता है कि सिंगल आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इन पांचों की क्या है स्पेलिंग अच्छे से याद रख लेनी है। इसी प्रकार से मैं हर प्रैक्टिस सेट में नए नए वर्ड्स लाऊंगा। आपका अगर 10 प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ तो एक प्रैक्टिस सेट में 5 वर्ड अगर आप सीख रहे हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट में आप 50 ये जो शब्द है ना आराम से सीख जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट की ये वैल्यू होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड, मतलब प्लूरल मतलब होता है बहुवचन चुनना है अब आपको। तो देखिए क्या दिया है, मैन, मैन का बहुवचन सुनना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है मेंस, बी मैन, सी मेंस या डी मेंस। ठीक है, ये स्पेलिंग में अंतर है लेकिन सबको मेंस ही पढ़ा जाता है। तो देखिए मोस्टली लोग यहाँ पर या तो ए डाल देंगे या बी भी डाल सकते हैं या डी भी डाल सकते हैं। मोस्टली एस या ES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन जो मैन का प्लूरल होता है ना ये MAN की जगह में क्या होता है MEN। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। दोनों को मैन ही पढ़ा जाता है, लेकिन जब आप लिखने में देखेंगे ना और आपको MEN दिखा, इसका मतलब बहुवचन की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और MAN दिखा मतलब एक वचन आएगा। और इसी प्रकार से और मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, तो ज्यादातर शब्दों में S लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे बॉय का क्या हो जाता है बॉयज, गर्ल का हो जाता है गर्ल्स। लेकिन स्पेशल जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, जैसे मैन MAN होता है तो इसका प्लूरल होता है MEN मैन। वुमेन में क्या हो जाएगा वुमेन, MEN आ जाएगा। ठीक है, वहीं चाइल्ड का क्या होता है, चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन। टूथ का बहुवचन क्या होता है टीथ, टूथ मतलब एक दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत। फुट, फुट का होता है फिट, FEET। माउस का क्या होता है माइस। देखिए यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो रट लेना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तो स्त्रीलिंग आपको निकालना है। चलिए भाई लिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो लिंग से संबंधित देखिए किंग का आपको स्त्रीलिंग चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है A इम्प्रेस, B प्रिंसेस, C क्वीन और D लेडी। तो दोस्तों किंग का सीधा क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C क्वीन होता है। किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी। ठीक है, तो इसी प्रकार से और मैं आपको क्या है लिंग के आधार पर दे देता हूं वर्ड्स। जैसे बॉय यानी लड़का तो गर्ल यानी लड़की, फादर यानी पिता, मदर यानी माता, ब्रदर यानी भाई तो सिस्टर यानी बहन, अंकल यानी चाचा तो आंट यानी चाची, हॉर्स का घोड़ा है ना मेयर यानी घोड़ी, लायन यानी शेर होता है और लायनेश यानी शेरनी। इस प्रकार से मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी कराऊंगा। तो देखिए आपका सारे टॉपिक्स यहाँ पर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसको रटते जाना, आप याद करते जाना। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। देखिए प्रीपोजिशन लगाना है, तो प्रीपोजिशन होता क्या है, तो प्रीपोजिशन जो होता है ना वो दो नाउन के बीच में संबंध दर्शाता है। जैसे कि या फिर बोले दो शब्दों के बीच में संबंध दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन का यूज होता है। एक होता है कंजक्शन, जिसमें दो वाक्यों के बीच में संबंध दिखाया जाता है, वो क्या होता है कंजक्शन। ठीक है, चलिए आप समझ जाएंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो देखिए दिस बुक इज ब्लैंक द टेबल। ठीक है, तो यहां पर ब्लैंक की जगह में क्या आएगा, दिया है A इन, B एट, C ऑन या D अंडर। ठीक है, तो दोस्तों दिस बुक यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब ये जो पुस्तक है ये टेबल के ऊपर रखी हुई है।
ठीक है, इस प्रकार से होता है। देखिए, इन का मतलब होता है अंदर, एट का मतलब होता है पर, और अंडर का मतलब होता है के नीचे। अभी मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे इन का यूज कब होता है? किसी बंद जगह के अंदर के लिए। जैसे आप जा रहे हैं इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, इन द रूम, रूम के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या लगेगा? इन लगेगा। ऑन कहां पर लगेगा? किसी सतह के ऊपर के लिए, कोई चीज किसी सतह के ऊपर है ना, तो ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन द रूफ, ऑन द पेज, पेज के ऊपर, छत के ऊपर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी क्या था? दिस बुक इज ऑन द टेबल, मतलब टेबल के ऊपर, सतह के ऊपर, तो इसीलिए मैंने क्या लगाया? ऑन लगाया, ठीक है। अब देखिए, एट, एट का मतलब होता है पर, तो किसी निश्चित स्थान या समय के लिए क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। जैसे एट द बस स्टॉप, एट 5 PM। देखिए, एट द बस स्टॉप ये विशेष स्थान हो गया, एट 5 PM विशेष टाइम हो गया, एक निश्चित समय है, तो यहां पर क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे, ठीक है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। देखिए, तो किसी चीज के नीचे के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे कोई चूहा है ना, टेबल के नीचे है, तो दिस माउस इज अंडर द टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो टेबल के नीचे है, तो अंडर का मतलब होता है के नीचे। जैसे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, अंडर द बेड, बिस्तर के नीचे, ठीक है। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसी प्रकार से सारे प्रीपोजिशन में करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन द बेस्ट डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु टीचेस। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहां से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यहां पर पूछा है चूज द ऑप्शन द बेस्ट डिस्क्राइब अ पर्सन हु टीचेस, मतलब अ पर्सन हु टीचेस, जो पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर, बी है टीचर, सी है फॉर्मर, या डी है सिंगर। तो दोस्तों, जो पढ़ाता है वो क्या कहलाता है? वो ऑप्शन नंबर बी, टीचर कहलाता है ना। चलिए, इसी प्रकार से और मैं आपको बताता हूं। जैसे अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, है ना, जो बीमार व्यक्तियों को उपचार करता है, तो वो क्या कहलाता है? अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर कहलाता है। अ पर्सन हु ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है फसल, फसल का उत्पादन कौन करता है? फार्मर, अर्थात किसान करता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ए पर्सन हु सिंग्स सॉन्ग, ठीक है, जो गाना गाता है उसे क्या बोलते हैं? सिंगर बोलते हैं। अ पर्सन हु राइट्स बुक, तो जो बुक राइट करता है ना, उसे क्या बोलते हैं? ऑथर, अर्थात लेखक बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, मतलब पुस्तकें जहां रखी जाती हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं लाइब्रेरी, अर्थात पुस्तकालय, ठीक है। इसी प्रकार से विभिन्न वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं कराने वाला हूं। चलिए, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द कंप्लीट सेंटेंस। पूरे वाक्य से एक वर्ब आपको निकालना है। तो देखिए, वाक्य पूरा करने के लिए वर्ब का सही रूप आपको चुनना है। तो सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे, तो क्रिया, क्रिया का रूप आपको निकालना है। जैसे खेलना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्रिया का सही रूप लगाना है। तो देखिए, सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे, मतलब वो ब्लैंक स्कूल एवरी डे, मतलब डेली जाती है, डेली जाती है, वो स्कूल डेली जाती है। यह हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गो है, गोज है, गोइंग है और वेंट है। सबका मतलब क्या होता है? गो, अर्थात जाना का मतलब होता है वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, ठीक है। अब जहां पर आपको प्रतिदिन दिखा, प्रतिदिन मतलब वो डेली की आदत है, तो यहां पर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस भी मैं आपको पूरी कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, टेंस यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जहां पर क्रिया का प्रथम रूप, मतलब वर्ग का प्रथम रूप लगता है, ठीक है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? गो, तो जाहिर सी बात है गो का प्रथम रूप लगेगा। अब देखिए, यहां पर एस और ई एस कहां कहां पर लगता है? तो जब जब जो करता है या संज्ञा है वो क्या हो? सिंगुलर हो, अर्थात एक वचन हो। मतलब अगर सब्जेक्ट या कर्ता कर्ता एक वचन हो, एक वचन सिंगुलर हो, तो क्या लगता है यहां पर वर्ब में? एस या एस लगता है। लेकिन अगर कर्ता जो है बहुवचन है ना, बहुवचन है, मतलब एक से अधिक है,
तो वहां पर क्या लगता है, कुछ भी यहाँ पर नहीं लगता, सिर्फ वही सीधा वर्ब को आप लोग लगा देना। यहाँ पर कुछ भी एस या ई एस नहीं लगता। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर जो सी है, सी मतलब लड़की, वो एक वचन है कि बहुवचन है? जाहिर सी बात है वो एक वचन है, एक ही तो व्यक्ति है। तो वर्ब क्रिया में हमको क्या लगाना है, एस या ई एस। तो गो में क्या लग जाएगा, ई एस, गोज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता देता हूं। इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, जिसे सामान्य वर्तमान काल इंग्लिश में कहते हैं। तो यह टेंस उन कामों के लिए उपयोग होता है जो रोज होते हैं या आदतें हैं। तो यहाँ पर देखिए एवरीडे लिख दिया, मतलब हमने समझ गए ये तो डेली का आदत है भाई इसका। तो इसमें नियम है ही, सी, इट, या सीधा आपको याद रखना है एक वचन। तो ही भी एक वचन है, सी भी एक वचन है, इट भी एक वचन है ना। तो इसमें क्या लगता है, क्रिया में एस या ई एस लगता है। जैसे ही प्लेज, प्लेज, सी इट्स, राम गोज। तो राम क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए गो में क्या लगा, एस या ई एस। अगर यहाँ पर प्लूरल होता ना, एस या ई एस नहीं लगता। जैसे आई है, वी है, देखिए आई बस अपवाद है ना, इसको याद रखना है आपको। वी है, यू है, दे है, और कोई भी आप बहुवचन ले, इसमें एस या ई एस आपको नहीं लगेगा वर्ब में। जैसे आई क्या हो जाएगा, प्ले, वी इट, दे गो। समझ में आया? अच्छे से आप समझ लीजिए इन सभी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉवेल। वॉवेल मतलब होता है स्वर। ठीक है, देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ और यू। 5 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और बाकी 21 प्रकार के क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा स्वर है। तो बी तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ई। देखिए ई यहाँ पर है, तो जी हाँ ई एक स्वर है, ऑप्शन नंबर डी है फिर करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या यहाँ पर से पूछी जाती है। तो कितने अक्षर होते हैं, 26, जिसमें से 5 अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू ये लोग क्या है, स्वर होते हैं। तो स्वर की संख्या कितनी है, 5 है। वहीं वॉवेल को छोड़कर जितने भी बचे, मतलब 26 में से 5 घटा दो, कितने बचे, 21, ये सभी क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और वॉवेल्स के बिना अंग्रेजी का कोई भी शब्द लगभग असंभव है। मतलब जो व्यंजन होते हैं ना, वो स्वर पर ही निर्भर होते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं। ठीक है, स्वर के बिना कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब ईट। ठीक है, ईट का हमको क्या लगाना है, पास्ट टेंस, भूतकाल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के आपको काल दिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट। सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट, और थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पास्ट की बात की गई है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको निकालना है। तो देखिए ईट का 3 फॉर्म कौन कौन सा होता है, ईट का 3 फॉर्म आपको याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म खुद होता है ईट, सेकेंड फॉर्म होता है एट, ए टी ई एट, और थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ई ए टी ई। ठीक है, तो आपको तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। तो देखिए सेकेंड फॉर्म की बात की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, चलिए और मैं आपको बताता हूँ वर्ब के फॉर्म्स। देखिए मैंने बता दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट, और थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए गो, जैसे मैंने बताया एग्जांपल गो, तो गो का होता है सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक है, इसकी पूरी सारणी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। कम, कम यानी आना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका सेकेंड फॉर्म होता है कैम, और फिर थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम। सी का फर्स्ट फॉर्म सी ही होता है, सेकेंड फॉर्म होता है सौ, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, 3। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे राइट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। ठीक उसी प्रकार से इट जो कि क्वेश्चन में था, तो इसका सेकेंड फॉर्म 8 होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। आपको ये सभी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको इस वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है कि जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अभी इज माई दिस बुक, इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं। तो इसे ऐसे जमाइए जिससे इसका अर्थ निकले। तो देखिए, इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में दिखा है माई बुक इज दिस, माई बुक इज दिस, ऐसा कोई वर्ड होता है? माई बुक इज दिस, है ना, मेरा पुस्तक है यह, क्या ये सही है? नहीं, ये ऑथेंटिक नहीं है। बी है दिस इज माई बुक, ठीक है भैया, ये क्लियर दिख रहा है, दिस इज माई बुक मतलब यह मेरी पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। और आगे चेक करते हैं, बुक इज माई, बुक इज दिस माई, पुस्तक है यह मेरा, क्या ये सही बन रहा है? नहीं, ये भी गलत है। दिस माई इज बुक, ये क्या सही बन रहा है? नहीं, ये भी क्या है? आपको वर्ड्स को कैसे जमाना है ये भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो दिस इज माई बुक, ये क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम करता है। फिर आता है वर्ब अर्थात क्रिया, है ना, जो काम किया जा रहा है। फिर आता है ऑब्जेक्ट कर्म, जो भी अन्य बचा सभी को आप बाद में लिख। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना जरूरी है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जो काम करता है, जैसे राम, शी, द डॉग, है ना। वर्ब है जो काम हो रहा है, जैसे इज, प्लेज, ईटिंग। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम का असर होता है, बुक, क्रिकेट, फूड, जो भी बचा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक। तो जो सी है ना, सी, ये क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि बुक पढ़ने का काम कर रही है सी। रीडिंग, रीडिंग क्या है यहाँ पर? वर्ब है। वहीं बुक क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जो बीच में जो लगा है, इनके बीच में ये जो इज है ना, इज है सहायक क्रिया, इसी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो क्रिया की सहायता करता है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट राइम्स विथ कैट, मतलब कैट के जैसा ही, राइम्स का मतलब होता है सेम ध्वनि आना। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कैट के जैसा ही क्या, कौन सी ध्वनि आ रही है? ए है कट, बी है कोट, सी है हैट, या डी है कार। देखिए कैट जैसा कैसे लग रहा है? कैट को बोलने में और हैट को बोलने में दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं, कैट हैट, कैट हैट। तो ये क्या हो जा रही है? राइमिंग बन रही है, मतलब ध्वनि बन रही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी प्रकार से और मैं आपको वर्ड देता हूं, जैसे बॉल, बॉल का हो जाएगा टॉल, फॉल, कॉल। डे का हो जाता है से, मे, प्ले, सबका एक ही ध्वनि आ रही है। बुक, लुक, कुक, हुक। सन, फन, रन, बन। किंग, सिंग, रिंग, विंग, ये सभी क्या है? राइमिंग वाले वर्ड है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, जिसे तुकान शब्द बोलते हैं। देखें हिंदी में तुकान शब्द बोलते हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो द स्काई इज, तो देखिए यहाँ पर जो है कॉमन नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए जो आकाश कैसा होता है, आकाश कैसा होता है? मोस्टली हम बोलते हैं आकाश नीला होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली स्थान की जगह में ग्रीन, क्या हरा होगा? नहीं। नीला अर्थात ब्लू होगा? जी हाँ, ये होगा। रेड अर्थात लाल होगा? येलो यानी पीला होगा? नहीं। मोस्टली जो है द स्काईज क्या होता है? ब्लू, द स्काई इज ब्लू। ये बार बार हमको सुनने में मिलता है, इसलिए ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए जैसे सन इज येलो या फिर सन इज हॉट। ठीक है, ये बोलते हैं येलो का मतलब होगा हॉट। अगर जो गर्मी रहती है तो सन इज या क्या होगा? येलो, सूरज पीला या गर्म है। ग्रास इज क्या हो जाएगा? ग्रीन, जो घास होती है वो ना हरी होती है। ब्लड इज रेड, खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। मिल्क इज वाइट, दूध का रंग होता है सफेद। नाइट इज डार्क, जो रात्रि होती है ना वो क्या होता है? अंधेरा वाला होता है। इस प्रकार से कॉमन फैक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, बताइए भाई क्वेश्चन वर्ड लाना है। तो ब्लैंक इज योर नेम, मोस्टली यहाँ पर आप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ए वाई, वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। ठीक है, वाई, वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। और वेन मतलब क्या होता है? कब। इसको बोलते हैं, इन सभी को WH वर्ड्स बोलते हैं, WH वर्ड्स,
यहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए लाया जाता है। तो व्हाट इज योर नेम बार बार हम बोलते हैं, मतलब आपका नाम क्या है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्यों है आपका नाम, ऐसा यहाँ पर जमेगा क्या, कहाँ है आपका नाम, कब है आपका नाम, तो क्या है आपका नाम, ये करेक्ट होगा। तो व्हाट इज योर नेम करेक्ट होगा। चलिए इसी प्रकार से और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से WH वर्ड्स हैं। जैसे व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है ना, क्या, तो जानकारी पूछने के लिए। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, मतलब जगह पूछने के लिए वेयर का यूज होता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेन का मतलब होता है कब, तो वेन इज योर बर्थडे, पूछा जाता है कि आपका जन्मदिन कब है। फिर है वाई, वाई यानी क्यों, तो कारण पूछने के लिए वाई आर यू सैड, मतलब आप क्यों दुखी हैं। ठीक है, WHO हु यानी क्या होता है कौन, तो हु इज सी, मतलब वो कौन है, इसके बारे में पूछे वो कौन है। फिर आता है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो ये सभी क्या है WH वर्ड से, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16 की ओर। क्वेश्चन है चूज द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑफ KNIFE। तो देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले इसे आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में है ए के साइलेंट होगा, B N साइलेंट होगा, C F साइलेंट होगा, या D E साइलेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर इसे क्या पढ़ा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसे पढ़ा जाता है नाइफ, नाइफ, ठीक है, जिसका मतलब होता है चाकू। ठीक है, तो जहां पर जो स्टार्टिंग का लेटर है के वो साइलेंट होता है उसे नहीं पढ़ा जाता, अन्यथा इसे के नाइफ पढ़ा जाता, लेकिन इसे पढ़ा जाता है नाइफ। तो के साइलेंट होगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो मैं आपको आगे और बताता हूं कि किस वर्ड में क्या क्या साइलेंट होता है ना। जैसे यहाँ पर नाइफ है, इसमें के साइलेंट है, इसे पढ़ते हैं नो, KNOW को नो पढ़ते हैं जिसमें के साइलेंट है। इसे पढ़ते हैं नी, नी के साइलेंट है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसे पढ़ते हैं और, ऑनेस्ट और ऑनर, इन तीनों में एच साइलेंट है। इसे पढ़ते हैं राइट, रॉन्ग और रिस्ट, जहां पर W तीनों में क्या है साइलेंट है। वहीं इन्हें पढ़ते हैं कॉम, देखिए ब नहीं होता, कॉम यानी कंघी। ठीक है, थम, डम, तो जो बी है वो साइलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसे मोस्टली लोग क्या पढ़ेंगे फिजियोलॉजी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है पी साइलेंट रहता है, तो इसे क्या पढ़ते हैं साइकोलॉजी। वहीं इसे क्या पढ़ते हैं, एक बीमारी का नाम है न्यूमोनिया, यहां पर पी साइलेंट होता है। तो इन वर्ड्स को आपको अच्छे तरह से याद करने होंगे, ठीक है, कि कौन सा साइलेंट है यहां पर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब ग्रामर के अनुसार कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा है ऑप्शन नंबर ए ही प्ले क्रिकेट। तो देखिए यहां पर आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर जो है ये जो टेंस है ना, ये सिंपल इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए यहां पर आपको, यहां पर मैंने क्या बताया कि जब भी सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब भी सब्जेक्ट है वो क्या होता है सिंगुलर, अर्थात एक वचन होता है, एक वचन होता है, तो इसमें क्या लगता है वर्ब में, वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो देखिए यहां पर वर्ब अर्थात क्रिया क्या है प्ले, अगर ये सिंगुलर है तो प्ले में क्या लगना चाहिए था एस या ईएस लगना था, तो ही प्लेस क्रिकेट होता तो ये सही होता, अन्यथा अभी ये क्या है गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं बी में, देखते हैं ही आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए ही के साथ देखिए ये जो है कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें कभी भी ही के साथ आर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ही क्योंकि सिंगुलर है, ही क्योंकि एक वचन है, ठीक है एक वचन है, इसीलिए ही सी इट या एक वचन के लिए क्या लगता है इज लगता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर ही इज प्लेइंग क्रिकेट होता तो ये भी गलत है। ठीक उसी प्रकार देखिए सी में, देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट दिया है तो इज है ना, यहाँ पर ही के साथ इज लगा है और वर्ब में आईएनजी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये सही होगा। अब फिर डी में देखिए ही इज प्ले क्रिकेट, तो ये क्या होगा गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इज है तो प्ले में क्या लगेगा आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। चलिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता दे रहा हूं। तो देखिए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी भी चल रहा है ना। जैसे यह टेंस उन कामों के लिए प्रयोग होता है जो अभी भी हो रहे हों, कंटिन्यूअसली अभी भी चल रहे हों, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लगती है इज, एम या आर, ठीक है, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। फिर आता है हमारा मेन क्रिया, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको किसके किसके साथ क्या क्या लगता है ये पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आई के साथ हमेशा हमेशा एम लगता है, तो एम किसके साथ लगता है, हमेशा आई के साथ ही लगता है। कभी भी ये सुने क्या ही एम प्लेइंग, सी एम प्लेइंग, नहीं, आई एम प्लेइंग होता है, ठीक है। तो आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये आपको याद रखना है, जैसे आई एम रीडिंग। वहीं इज किसके किसके साथ लगता है, तो जो भी एक वचन वाले हैं, सिंगुलर वाले हैं, है ना, जैसे ही, सी, इट और कोई भी नाम ले लो, वो सभी क्या होंगे, उसके साथ इज लगेगा, इज। जैसे सी इज कुकिंग, तो जो सी है ना वो सिंगुलर है। वहीं आर किसके साथ लगता है, तो आर जो है वो बहुवचन के साथ लगता है, बहुवचन प्लूरल के साथ लगता है। तो इसीलिए जैसे वी, यू, दे, ये सभी क्या है, प्लूरल अर्थात बहुवचन है, एक से अधिक है, तो इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। जैसे दे आर वॉचिंग टीवी, ठीक है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट कॉम्परेटिव डिग्री। देखिए डिग्री एडजेक्टिव की अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री कौन सी है ना, ये बताना है आपको, किसका, गुड का। तो देखिए गुड का कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव का मतलब होता है तुलना कर रहा, जब हम किसी से तुलना करिए, है ना, जब किसी एक से हम तुलना करें, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करें, तो कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गुड का क्या हो जाएगा, गुड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेटर, ठीक है। गुड का 3 डिग्री कौन कौन सा होता है, एक होता है गुड, फिर होता है बेटर, फिर होता है बेस्ट, ठीक है। तो जो बेटर है ये क्या है, कॉम्परेटिव है, और जो बेस्ट है ये क्या है, सुपरलेटिव है। आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो डिग्री की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी, ठीक है। पहला पॉजिटिव, दूसरा कोऑपरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विशेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, विशेषण की अवस्थाएं ये डिग्री है ना, तो बस विशेषता बता रहे हैं। जैसे गुड है, पॉजिटिव में गुड है, उसके बाद इसका हो जाता है बेटर। कॉम्परेटिव में हम किसी दो व्यक्ति के बीच तुलना करते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना, ही इज बेटर देन मी, राम इज बेटर देन सीता। इस प्रकार से जब तुलना दो व्यक्तियों के बीच की जाए तो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और जब एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो गुड का होता है बेटर, और फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग दो लोग या चीजों की तुलना के लिए होता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग दो से अधिक लोगों या चीजों में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। जैसे कॉम्परेटिव का मैं एग्जांपल दूं, जैसे राम इज बेटर देन मोहन, मतलब राम मोहन से अच्छा है। तो तुलना किससे की जा रही है, राम और मोहन की, और राम मोहन से अच्छा है, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है। अब बोला जाए कि राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट, मतलब राम से अच्छा कोई नहीं है, राम सर्वोपरि है, राम सबसे बढ़िया है। तो यहां पर क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो इन डिग्रियों को आपको याद रखना है। तो जैसे गुड का होता है बेटर और बेस्ट, बैड का होता है वर्स और वर्स्ट, टॉल का होता है टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल का होता है स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। इसी प्रकार से डिग्री के विभिन्न अवस्था में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउन पहचानना है, नाउन आखिर होता क्या है, ठीक है। किसी वस्तु, स्थान, नाम के भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो देखिए रोहन इज स्मार्टर बॉय, तो यहाँ पर संज्ञा नाउन क्या है, तो नाउन क्या है, किसी व्यक्ति का नाम भी क्या है, एक नाउन है। तो रोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रोहन करेक्ट होगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ नाउन क्या है। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद कौन कौन से होते हैं, एक होता है नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम, किसी का भी नाम ले लो। जैसे व्यक्ति मैं बोलूं राम, सोहन, मोहन, स्थान बोलूं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कुछ भी बोलो, वस्तु बोलो टेबल, मेज, कुर्सी, या भाव, भाव मतलब सैड, हैप्पी,
ये सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, जैसे राम है, रायपुर है, टेबल है, ऑनेस्टी भाव हो गया, है ना। प्रोनाउन सर्वनाम, तो संज्ञा के बदले जिसका यूज होता है उसे कहते हैं हम सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर है। जैसे अगर मैं बोला यहाँ पर राम इज अ स्मार्टर बॉय, तो यहाँ पर क्या बोल सकता था, राम के जगह में ही इज स्मार्टर बॉय। राम की ओर उंगली कर, रोहन की ओर उंगली करके क्या बोलता, ही इज स्मार्टर बॉय। रोहन के जगह में मैंने क्या रखा, ही, तो ही क्या हो जाएगा, सर्वनाम, क्योंकि ये संज्ञा के बदले आया है। ठीक है, तो जैसे ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। अब क्रिया क्या होती है, तो जिससे किसी काम होने का पता चले वो क्या है, क्रिया है। जो हम करते हैं वही क्या है, क्रिया है। जैसे खेलना अर्थात प्ले, ईट यानी खाना, इज यानी है, आर यानी है, ये सभी क्या है, क्रिया है। एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उनकी क्वालिटी बताए, तो ये क्या है, विशेषण। जैसे वो स्मार्ट लड़का है, वो गुड बॉय है ना, उसका कलर रेड है, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव, विशेषता बता रहे हैं उसके। तो ये सभी चीजों को आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। अब कंजक्शन लगाना है भाई, सही संयोजक, जहां पर दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, शब्दों नहीं वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लगेगा, ही इज पुअर ब्लैंक ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या लगेगा, कंजक्शन दिया है ए, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, और का मतलब होता है अथवा, बट का मतलब होता है लेकिन, तो का मतलब होता है इसलिए। तो बताइए भाई यहां पर क्या लगेगा। तो यहां पर आपको समझना होगा, वह गरीब है लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। ठीक है, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, बट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, मतलब वो गरीब होने के बावजूद भी क्या है, ईमानदार है। ठीक है, चलिए कॉमन कंजक्शन और मैं बता दूं, जैसे एंड है, और के बारे में बताऊं, तो जो समान बातों को जोड़ने के लिए क्या है, एंड का प्रयोग किया जाता है, जहां पर दोनों पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, वो दोनों फ्रेंड्स है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के लिए, लेकिन परंतु कब यूज होता है, बट कब यूज होता है, जब दो विपरीत स्थिति की बात की जाए। जैसे यहां पर मैंने एग्जाम्पल बताया ना, ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन वह फिर भी ईमानदार है, तो यहां पर दो विपरीत बातें हैं, इनको जोड़ने के लिए बट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब और मतलब या, मतलब इसमें ऑप्शन दिया जाता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, तो यहां पर दो विकल्पों अर्थात चॉइस में से एक को चुनने के लिए इसका यूज होता है। जैसे डू यू वांट टी और कॉफी, मतलब तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, इसके लिए क्या लगाएंगे, और। अब सो का मतलब होता है इसलिए मतलब परिणाम बताने के लिए। जैसे इट वॉज रेनिंग सो आई टूक एन अम्ब्रेला, मतलब अभी बरसात हो रही थी इसलिए मैंने क्या लिया है, अम्ब्रेला लिया है, तो यहाँ पर सो इसलिए यूज होगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। इन 20 प्रश्नों में ना सारे टॉपिक के साथ आपको अलग से और नॉलेज मैंने यहाँ पर दी है, तो सिर्फ 20 क्वेश्चन मत मानिए, 100 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट पे लिखिए यस हमें ऐसा चाहिए, तभी मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। और मैथ्स की क्लास आपको शाम को मिल जाएगी। इसी प्रकार से अब डेली 2 क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो और लाइक करो। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।